हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। यानी हम जानेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, और कौन कौन सी इसमें परतें पाई जाती हैं उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और दोस्तों, वायुमंडल गर्मी को रोककर एक विशाल कांच घर की तरह कार्य करता है। यदि वायुमंडल ना हो हमारी अर्थ के आसपास, तो यहाँ पर तापमान काफ़ी कभी माइनस में हो, कभी प्लस में बहुत ज़्यादा हो, यानी कभी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, इस प्रकार की जो वातावरण में है, तो इस प्रकार की असमानता देखने को मिले। इसलिए वायुमंडल एक कांच घर की तरह कार्य करता है जो लघु तरंगों और विकिरण को पृथ्वी के धरातल में आने देता है, परंतु जो विकसित तरंगें हैं पृथ्वी से उनको बाहर जाने से रोक लेता है। इसलिए हमारी अर्थ के आसपास एक समान तापमान बना रहता है, जिससे कि जीवन संभव हो पाता है। तो इसलिए वायुमंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। और हमारी वायुमंडल में प्रमुख 5 परतें हैं जिनके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो इसमें हमारी पहली परत आती है वो है क्षोभ मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में इसको कहते हैं, और इसको संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। ये सबसे निचली परत है, पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक लगभग इसका विस्तार है। और मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं हैं वो इसी मंडल पर होती हैं, यानी वर्षा, बादल बनना, ये जो सभी घटनाएं हैं ये सब इसी मंडल में होती हैं। और जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह परत है, यानी ये मंडल है, क्योंकि जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में होती हैं, तो उसी से ही जैव विविधता बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, ये है क्षोभ मंडल। सबसे ज़्यादा वायुमंडल घटनाएं यहीं पर होती हैं, यहीं पर बादल बनते हैं और यहीं पर वर्षा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले में, जिसमें है हमारा समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। इसका विस्तार लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक है और तापमान यहाँ पर स्थिर रहता है और बादल और मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है ये मंडल, यानी ये परत जो है वो बादल और मौसमी घटनाओं से मुक्त रहती है। इसीलिए ये वायुयान के संचालन के लिए बहुत ही आदर्श, इसी मंडल के निचले भाग से वायुयानों का संचालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई घटनाएं होती नहीं मौसमी। तो अगर आप शायद बैठे हो फ्लाइट में, तो आप देखेंगे जब आप बैठे होंगे प्लेन से तो आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि ये समताप मंडल में ही वायुयानों का संचालन किया जाता है, निचली परत में, इसीलिए आपको बादल नीचे दिखते हैं, यानी क्षोभ मंडल में दिखते हैं। और ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल से जानेंगे, वो इसी मंडल में पाई जाती है। तो चलिए पहले देखते हैं समताप मंडल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ताप समान रहता है और कोई मौसमी घटना इसमें नहीं होती, और यहाँ से वायुयानों का संचालन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ओजोन परत के बारे में। इसका विस्तार लगभग 30 से 60 किलोमीटर तक माना गया है। हमारे समताप मंडल का जो विस्तार है वो 12 से 50 किलोमीटर तक है, तो ये उसी मंडल में ये परत पाई जाती है 30 से 60 किलोमीटर तक। इसका कार्य क्या होता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये सोख लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती है, क्योंकि अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमको स्किन रोग देखने को मिलेंगे, यानी स्किन रोग और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं मनुष्यों के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी। तो इसीलिए ये जो परत होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पराबैंगनी किरणों को ये अपने अंदर सोख लेती है। और हमारे फ्रिज से जो निकलती है CFC गैस, उससे इसका क्षरण हो रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। और इसमें एक होल भी पाया गया था जिसकी खोज की गई थी, इसीलिए फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बैठकें हुई इसके लिए और इसमें रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई होती है उसे डाप्सन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली परत की ओर, जो कि है मध्यमंडल, यानी मध्यमंडल का विस्तार लगभग 80 किलोमीटर तक है और ये सबसे ठंडी परत है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उल्कापिंड जो उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं तो वो इसी मंडल में आके पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अगर उल्कापिंड
ये परत अगर उल्कापिंडों को ना नष्ट करे तो वो उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर आ जाएंगे और पृथ्वी से टकरा जाएंगे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंडल है कि उल्कापिंड इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। इसकी ऊपरी सीमा पर ताप लगभग -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सबसे ठंडी परत है ये। और इसकी ऊपरी सीमा को कहते हैं मेसोपोज, मेसोपोज कहते हैं इसकी ऊपरी सीमा को। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा तापमंडल। तापमंडल में 2 भाग हैं, आयन मंडल और आयन सीमा मंडल। तो इसका जो निचला भाग है उसे कहते हैं आयन मंडल, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित सैटेलाइट इसी परत में, यानी जो सैटेलाइट स्थापित की जाती हैं संचार के लिए, वो इसी परत में ही स्थापित की जाती हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा संचार की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब इसी मंडल के कारण संभव हो पाती हैं। बेतार संचार को संभव किया जा सकता है इसी के लिए, क्योंकि जो आयन मंडल होता है निचला भाग, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो कि सहायक होते हैं संचार के लिए। और तापमंडल की जो ऊपरी सीमा है वो स्पष्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर तक उसका विस्तार माना गया है, इसलिए। तो ये है हमारा तापमंडल। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी परत और जो हमारा लास्ट मंडल है यानी वायुमंडल। ये लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पर हीलियम व हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है इस मंडल में। तो ये थी हमारी वायुमंडल की जो 5 परतें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना और जाना क्या होती है ओजोन परत, यानी ओजोन लेयर के बारे में भी हमने विस्तार से जाना। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक इमेज में पूरे जो हमने पढ़ा है उनके बारे में। तो पहला है हमारा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, ये आप देख सकते हैं। ओजोन गैस की ये लेयर है ओजोन गैस की जो कि पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये वायुयान संचालन इसी में होता है। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। ये देखिए उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं और इसका लगभग तापमान -85 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने बताया भी सबसे ठंडी परत है। उसके बाद आता है हमारा तापमंडल यानी थर्मोस्फियर, और संचार उपग्रह, ये देखिए सैटेलाइट इसी मंडल में ही स्थापित की गई है। और सबसे ऊपर है हमारा एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल, जिसमें H2 और हीलियम की काफ़ी मात्रा में अधिकता है। तो अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, यानी जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी भी है हमारी पृथ्वी के लिए। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस हो, जिससे कि यहाँ पर जीवन ना के बराबर, यानी संभव ही नहीं है जीवन -15 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है यही इसको मेंटेन रखता है। तो क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो चलिए देखते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में होती है नाइट्रोजन गैस है, CO2 है और N2O है, जलवाष्प और CH4 गैसें जो सूर्य से आने वाली गैसें होती हैं। तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट है उसको ओजोन परत ही सोख लेती है, तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाकी जो गैसें हैं वो आ तो जाती हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो ये गैसों का एक आवरण होता है वो इन गैसों को पृथ्वी से ऊपर नहीं जाने देता, यानी वापस नहीं जाने देता। तो ये जब लौट कर वापस आती हैं तो जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है जब गैसें आएंगी वहाँ से और फिर ऊपर नहीं जा पाएंगी तो टकरा कर एक आवरण बना लेती हैं जो कि काफ़ी। और इसके लिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे प्रभावकारी गैस है। और इसीलिए जब प्रदूषण बढ़ता है तो काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, जिससे कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है पॉल्यूशन, इसीलिए सरकार पॉल्यूशन पर रोक लगाने का काफ़ी प्रयास भी कर रही है। तो ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके बारे में हमने जाना। ये हम एक इमेज से और देख सकते हैं। ये देखिए कांच घर की तरह कार्य इसमें भी होता है कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो आ तो जाती हैं लेकिन वापस टकरा के जा नहीं पाती, तो अंदर एक हीट जनरेट करती हैं। तो यही होता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में जाना जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके बारे में और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ओजोन लेयर के बारे में भी
तो आप इसी तरह हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।